Hello everyone, I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science, Hindu Kanya Mahavidyalaya Jeev. Welcoming you again in Chapter 6 of Unit 3rd, which is very important chapter. भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जब पढ़ते हैं तो बी आर अम्बेडकर का नाम बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आज जो है भीमराव अंबेडकर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं थर्ड यूनिट में जवाहरलाल नेहरू चैप्टर जो है 60 मार्क्स के लिए अच्छे से करवा चुकी हूँ कि होपफुली ये भी हम जो है 16 एज वेल एज MCQ के लिए क्वेश्चन करेंगे। अगर दलितों की बात की जाए, इस समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसने कि अपने इतिहास में बहुत सारा शोषण देखा है, बहुत सारे अपमानजनक स्थितियों को देखा है। ऐसे में भीमराव अंबेडकर जो हैं दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि दलित समाज का उद्धार करना, उन्हें न्याय दिलवाना, उनका शोषण का अंत करना, अनटचेबिलिटी को जड़ से उखाड़ना, जिसे छुआछूत भी कहते हैं, उसे जड़ से उखाड़ना, तो ये ऐसे बहुत सारे प्रयत्न किए और दलित समाज को इस भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयत्न जो है जवाहरलाल भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। तो वास्तव में कह सकते हैं कि इस राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी बड़ी संख्या जो कि बहुत पिछड़ी हुई थी, जिसके ऊपर बहुत जोर और जुल्म हुए थे, उच्च जाति ने बहुत सारा शोषण किया था, उस जाति को इस देश के निर्माण में, या यूँ कहीं इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आज इसी हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिभा के बारे में, जीवन इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। I will explain this this life history in 2 parts. तो पहला पार्ट में यहाँ पर उनके राजनीतिक जीवन के प्रारंभ तक लेकर जाऊँगी। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, 16 अप्रैल 1891 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ये ध्यान रखें। और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के मऊ गांव में इनका जन्म हुआ था। तो मऊ कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा गांव था। इनके पिता का नाम रामजीराव मालोजी अंबेडकर, माताजी का नाम भीमाबाई था। तो कई बार पिता का नाम पूछ लिया जाता है रामजीराव और माता का नाम भीमाबाई। पिताजी ने जो है सेना में, इनके पिताजी सूबेदार मेजर के पद पर थे उस टाइम, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें। और इनकी माँ जो है गृहिणी थी। कुल 14 भाई बहनों में से 5 ही जीवित रहे थे। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके शारीरिक जो संरचना है बहुत ही फिज़िकली ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल थे, तो इसीलिए इनका नाम सकपाल रखा गया। तो MCQ में कई बार पूछा भी गया है कि इनके बचपन का नाम क्या था, सकपाल। और ये भी पूछा जाता है कि वो किस जाति से संबंधित थे। तो महाराष्ट्र की एक पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, जिसे महार कहा जाता है। तो महार जाति से ये संबंध रखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी शिक्षा की। शिक्षा के बारे में, जैसे कि दलित समाज के लोग जो हैं उन्हें उस वक्त जो है शिक्षा से दूर रखा जाता था, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है उन पर उच्च जाति के लोगों का बहुत बड़ा जो है इन्फ्लुएंस होता था या कंट्रोल होता था। ऐसे में बी आर अम्बेडकर के लिए पढ़ना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन बचपन से बहुत ही शार्प माइंडेड थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने, क्योंकि मेजर थे ब्रिटिश सेना में, तो इनको विद्यालय में प्रवेश तो दिलवा दिया। थोड़े ही दिनों में इन्होंने जो इनके स्कूल के जो एक ब्राह्मण हेडमास्टर थे, दोपाली विद्यालय था इनका, वहाँ पर जो है उन ब्राह्मण हेडमास्टर की नज़रों में ही आ गए। हालांकि हेडमास्टर ने उनको बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन जब एडमिशन लिया था तब एक शर्त रखी थी कि वो महार जाति से हैं, इसलिए वो अछूत जाति है। और ये अछूत जाति के लोग जो हैं स्वर्ण जाति के, यानी कि उच्च जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो उन्हें क्या था कि स्वर्ण जाति के विद्यार्थियों के साथ न तो बैठने दिया जाता था, जहाँ उच्च जाति के लोगों के जूते रखे जाते थे वहाँ उन्हें बैठाया जाता था। उन्हें वहाँ बैठाकर जो है उन्हें शिक्षा लेनी होती थी। इवन जो बैठने के लिए टाट पट्टियाँ होती हैं, नीचे जो दरियाँ होती है, बिछावन जो कहते हैं, वो भी स्कूल वाले ने नहीं प्रोवाइड करवाया था, वो भी वो अपने घर से ही लेकर जाते थे। और दूसरे जाति के लोगों से ना कोई खेलना, उन्हें दूर बैठा दिया जाता था।
ये सारी बातें जो है शर्तें जो है राम जी ने मान ली, यानी कि अंबेडकर जी के पिता ने मान ली, ताकि उनके पुत्र को अच्छी शिक्षा मिल सके। और भीमराव ने भी इन सारी इतनी छोटी कम कम उम्र में भी उन्होंने इन सारी बातों को माना, और उन्होंने जो ये छूत है इस अपमान को झेला ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके। और वो अच्छी बुद्धि के थे, तो अध्यापकों के बहुत जल्दी फेवरेट भी हो गए वो, और उन्हें काफ़ी स्नेह भी मिलता, सहायता भी मिलती। मुख्य अध्यापक जो थे खासतौर पे उनके बहुत वो स्नेहशील स्टूडेंट हो गए, बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से क्या है, भीमराव अंबेडकर, आपको अगर पता हो तो अंबेडकर जो नाम है वो जो सरनेम है वास्तव में एक उच्च जाति का सरनेम है, जो कि मुख्य अध्यापक का सरनेम हुआ करता था, जो कि उच्च जाति से संबंधित थे। तो वो सरनेम उन्होंने प्यार में आके भीमराव को दिया था, और भीमराव तब से ही जो है भीमराव अंबेडकर अपने नाम के साथ जोड़ने लगते हैं। अब वो सतपाल की बजाय क्या है, भीमराव अंबेडकर बन चुके हैं। तो इस तरह से उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो छोटे लेवल की शिक्षा, 5th क्लास तक की शिक्षा है, वो प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न लेते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए वो जल्द ही दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं। परंतु उनके पास दाखिले के लिए पैसे नहीं होते, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने जो घर में एक बहुत बड़ी पीतल की परात थी जिसमें हम आटा भूनते हैं, उसको वो गिरवी रखते हैं, तब उनको जो है स्कूल में एडमिशन मिल पाता है। और वो भी कौन सा स्कूल था, एल्फिस्टन हाई स्कूल था, जहाँ पर उनको एडमिशन मिलता है, जो कि काफ़ी रिनोन, काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल था, और वहाँ से भी वो फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं। फिर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन डगर इतनी आसान नहीं होती। उनको उनके पिता की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिल सके। तो उनका एक मित्र हुआ करते थे, कैलुस्कर, उन्होंने उनको एक एडवाइस दी कि वो जो है बड़ौदा नरेश से मिले, जो बड़ौदा रियासत थी उसके राजा, गुजरात में ही बड़ौदा है डिस्ट्रिक्ट है, और उसके राजा से मिलने की बात करने और अपनी स्थिति को बताने के लिए कहते हैं। जो राजा थे बड़ौदा के, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, और उन्होंने भीमराव को कहा कि वो 25 रुपये जो है मासिक जो है छात्रवृत्ति उन्हें दे देंगे, और 100 रुपये कॉलेज में दाखिला लेने के लिए और किताबों के लिए भी वो दे देंगे। और ये राशि उन्हें तब तक दी जाएगी जब तक उनकी जो है पढ़ाई जारी रहती है। तो इस तरह से जो है उनका आगे उच्च शिक्षा का जो है काम होता है, और वो पढ़ाई जब पूरी कर लेते हैं 1913 में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, और पिता की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से फिर वो बड़ौदा रियासत में लेफ्टिनेंट का पद भी संभाल लेते हैं और रियासत की सेवा करनी शुरू कर देते हैं। 1906 में उनका विवाह रामाबाई से हो जाता है। इसी दौरान उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। 65 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो जाता है। अब उन्हें अपने परिवार और भविष्य की भी चिंता होने लगती है। भीमराव फिर से बड़ौदा नरेश की शरण में जाते हैं। उन्हें अपनी इच्छाएं बताते हैं कि वो जो है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए वो फिर अमेरिका जाना चाहते हैं। बड़ौदा नरेश ने उन्हें अमेरिका जाने के लिए वो इजाज़त दे देते हैं, बट एक शर्त रखते हैं। वो एक अनुबंध आपस में एक समझौता करते हैं कि आप जब अमेरिका से वापस आएंगे तो 10 वर्ष तक वो आप जो है मेरी रियासत में काम करेंगे, नौकरी करेंगे। इसके लिए भीमराव अंबेडकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, और 1913 को वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं, और 21 जुलाई 1913 में वो जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है अमेरिका का, उसमें वो दाखिला लेते हैं। और ज़्यादातर वहाँ पर अपना जो बुक जो है ज़्यादातर टाइम वो अपना लाइब्रेरी में गुजारते हैं, खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और वो PhD शुरू करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया। PhD यानी शोध कार्य, रिसर्च करना शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा PhD क्या होता है। MA के बाद आप MPhil करते हैं, रिसर्च, फिर PhD करते हैं। आप कुछ थीसिस लिखते हैं, यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज एक बुक के अंदर आप कंबाइन करते हैं, और वो फिर सबमिट करवाते हैं। तो ईस्ट इंडिया का प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था पर वो शोध करते हैं, और 1916 को जो है उनकी PhD की उपाधि उन्हें प्राप्त हो जाती है। और उसी दौरान वो 1916 में लंदन के एक स्कूल से MSc, DMC और बोरेट लॉ की उपाधि लेकर भी भारत आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा वो एजुकेशन फील्ड में गेन करके आते हैं भारत में, लेकिन अभी भी उनकी लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अब चूँकि वो जिस शिक्षा के लिए गए थे, और बड़ौदा रियासत के नरेश उनको जो हेल्प कर रहे थे एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करवाने में, तो वो उस चीज़ को वो अचीव कर चुके हैं, तो वो वापस आ जाते हैं।
और बड़ौदा रियासत के साथ जो अनुबंध होता है उसके अनुसार वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उनसे जो उनके नीचे काम करने वाले भी जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर उच्च श्रेणी की, और वो उनका काफ़ी अपमान करते हैं। अधिकारी होने के बावजूद भी उन्हें जो है अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है अपने अधीन कर्मचारियों से। वो बहुत दुखी होते हैं और त्याग पत्र देते हैं। फिर उनके मित्र फिर से आते हैं केलस्कर, जो उनको एडवाइज़र की तरह हैं। तो वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो मुंबई के एक प्रसिद्ध कॉलेज में जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो जाए। तो वो कार्य भी शुरू कर देते हैं, वो प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या देखते हैं कि उनके जो सहायक प्रोफेसर हैं, उनके साथ के जो मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, उनके साथ बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार करते हैं। यानी कि दलित होने के नाम पर उनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं। तो वो छोड़ देते हैं नौकरी। उसके बाद जो है उन्हें लगता है कि उनकी जो लॉ की अधूरी शिक्षा रह गई थी, तो ना उसे पूरा किया जाए, और वो फिर ब्रिटेन चले जाते हैं। और अब की बार ब्रिटेन जाने के लिए, जैसे कि उन्होंने अनुबंध तोड़ दिया था 10 वर्ष का बड़ौदा नरेश के साथ, तो वो सक्सीड करके वो दोबारा आर्थिक सहायता उनसे नहीं प्राप्त करना चाहते थे। तो वो अपने मित्र नवल भटेना से मिलते हैं, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही है, उनसे उसका जो महाराज है, राजा है, उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। तो 1920 में वो लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही मेहनत से शिक्षा अर्जित की। यहाँ पे भी उन्होंने रिसर्च किया और एक थीसिस लिखी रुपए की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे। परंतु कोई ठोस निष्कर्ष नहीं लिखा। थीसिस पुनः लिखने के लिए प्रेरित किया गया। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए कड़े श्रम के बावजूद भी उन्होंने थीसिस को पूरा किया, फिर जमा भी करवाया, और फिर वो वापस जो है भारत आ जाते हैं इस तरह से अपनी लॉ को कंप्लीट करने के लिए। और वो यहाँ पर जो है एक अपनी वकालत शुरू कर देते हैं भारत में। और ये वो एक मन में ठान लेते हैं कि वो दलितों के उत्थान के लिए काम करेंगे, गरीब जनता के लिए काम करेंगे, उनके लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे, और वकालत के पेशे को अपना लिया। शीघ्र ही उन्हें एक जो मुकदमा है दलित बनाम ब्राह्मण मिल जाता है। और ब्राह्मणों इसमें क्या होता है कि ब्राह्मण जो है दलितों को कुएं से पानी भरने नहीं देते हैं। तो इस पर मानहानि का मुकदमा चलाते हैं BR अम्बेडकर, और अपने तर्कों से, अपने दावों से जो है ब्राह्मण जो समुदाय है उस जो अपोज कर रहा होता है दलितों को सम्मान या समानता देने के लिए, उनके खिलाफ वो ये मुकदमा जीत जाते हैं। और अम्बेडकर के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा बढ़ जाती है, और वो उसे ऐसे मसीहा के तौर पे कंसीडर करने लगते हैं। फिर आता है उनका राजनीतिक जीवन कब शुरू होता है। 1925 में उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। अभी तक तो देखिए वो जो है वकालत के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से कोशिशें कर रहे थे कि दलित समाज को सम्मानजनक स्थिति दिलवा सके। लेकिन अब जो है वो चाहते हैं कि थोड़ा और बड़े लेवल पर काम किया जाए। इसके लिए वो राजनीति में आना चाहते हैं, और बम्बई विधान परिषद के लिए वो मनोनीत भी हो जाते हैं। और यहाँ पे दलित वर्ग के एक समूह को इकट्ठा करते हैं, और जो भी भेदभाव है, कुओं से कहीं पानी नहीं पिया जा रहा, भरे दिन नहीं जा रहा, सार्वजनिक स्थलों पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है, इन सब जो प्रस्तावों को वो लेकर आते हैं कि ये सब प्रस्ताव नहीं होते, और स्वीकृति दिलवाने की कोशिश करते हैं विधानसभा में, परंतु इन प्रस्तावों पर कोई अमल नहीं हो पाता। तो बड़े ही निराश होते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने जो है कौन सी विधान परिषद के लिए वो नॉमिनेट हुए थे। तो ये MCQ याद रखें, बम्बई। और कब वो राजनीति में प्रवेश करते हैं, 1925 में। अब एक इम्पोर्टेंट MCQ और आ रहा है, वो है महार सम्मेलन। महार कॉन्फ्रेंस 1926 में हुई थी। महार जो है दलित जाति के जो लोग हैं, ये जाति है, इन्होंने अपना एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग शामिल हुए। भीमराव अम्बेडकर ने जोर शोर से उनका स्वागत भी किया। इस सम्मेलन में सेना में दलितों की भर्ती, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना, ब्राह्मणों से दलित वर्गों से समान व्यवहार की अपील करना, ये सारी मांगें इसमें शामिल थी। इस सम्मेलन में वो दलितों के मसीहा बनकर उभरे। इस सम्मेलन के अगले ही दिन उन्होंने एक चवादार तालाब था, इससे पानी पिया, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण ही पानी पी सकते थे। लेकिन वो जनसमूह के साथ गए और वहाँ से उन्होंने पानी पिया और लोगों से आह्वान किया कि अधिकार मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलेंगे।
चवदार तालाब से हजारों दलितों ने पानी पिया। उसके पश्चात जो एक वीरेश्वर मंदिर था, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर था उच्च जाति के लोगों का, ब्राह्मणों का, उस मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और पंडाल में खाना भी खाया, जहां स्वर्ण जाति के लोगों से उनकी हिंसा भी हो गई, मुठभेड़ भी हुई, काफ़ी दलितों को चोट भी लगी। अगले दिन अंबेडकर ने पुनः वहां सभा की। 3 दिन तक वहां पर वो सत्याग्रह करते रहे और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मंदिर में प्रवेश भी मिल गया, चवदार तालाब से पानी भी पीने का अधिकार मिल गया। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी और ये दलित समाज के उत्थान को लेकर लगातार जो है जीत ही मिल रही थी। इससे जो है वो दलितों के मसीहा बनकर उभरे। इस में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो है लाइफ हिस्ट्री अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उनका गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, अंग्रेज़ों के साथ बातचीत करना दलितों के उत्थान के लिए, गांधी जी से बातचीत करना, हरिजन शब्द पे क्या टिप्पणियाँ देते हैं, वाइस राइस की परिषद में भी वो शामिल होते हैं, संविधान सभा के सदस्य बनते हैं, उस संविधान को बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल पैदा करते हैं, फिर से दूसरी बार राजनीति शुरू करते हैं, विवाह, उनका बौद्ध धर्म अपना लेना और उनका अंतिम समय, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही करें। थैंक यू।